इंडियन पॉलिटी बेस्ट 100 एमसीक्यू पार्ट 2 लेके मैं फिर से हाजिर हूँ। मेरा नाम शुभम कुमार है। आपका मैं हमारे यूट्यूब चैनल प्रेप नेशन में स्वागत करता हूँ। और अगर चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बताना चाहूंगा कि इस बेहतरीन सीरीज में सिर्फ एमसीक्यू ही नहीं दिया जाता, हम हर क्वेश्चन के साथ प्रॉपर एक्सप्लेनेशन भी देते हैं और साथ में उनसे जुड़े एक्स्ट्रा फैक्ट भी आपको यहाँ बताते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। Which of the following parliamentary committees in India acts as a watchdog on departmental expenditure and irregularities? तो वो करता है ऑप्शन सी पब्लिक अकाउंट कमिटी, ऑप्शन सी पब्लिक अकाउंट कमिटी जिसमें 22 मेंबर होते हैं, लोकसभा से 15 और राज्यसभा से 7। फिलहाल जो चेयरपर्सन है वो है इंडियन नेशनल कांग्रेस से अधीर रंजन चौधरी और जो अपॉइंट करता है वो है लोकसभा का स्पीकर। The time gap between the two sessions of the parliament should not exceed, तो वो exceed नहीं करना चाहिए 6 महीना। ऑप्शन बी 6 month। The quorum required to hold meetings of the legislative chambers is what fraction of the total membership of the house? तो ये जो है ऑप्शन डी 110, ऑप्शन डी 110 और ये आर्टिकल 100 का पार्ट 3 में मेंशन है। 1/3 of the members of the राज्य सभा retire after every, तो रिटायर होते हैं every second year, ऑप्शन बी every second year। और राज्यसभा को अपर हाउस भी कहते हैं, वो परमानेंट बॉडी है, डिसॉल्व नहीं होता। और वाइस प्रेसिडेंट जो है वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन, अभी जो वाइस प्रेसिडेंट है वो है वेंकैया नायडू जी। प्रोरोगेशन ऑफ द हाउस मींस, तो उसका मतलब होता है कि पूरा का पूरा सेशन ही टर्मिनेट या खत्म हो जाता है, तो ऑप्शन बी इसका आंसर है। और जो प्रोरोगेशन करते हैं वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते हैं अंडर आर्टिकल 85 पार्ट 2। अगर सिर्फ और सिर्फ सेशन का एक सिटिंग टर्मिनेट या सस्पेंड होता है तो उसको एडजर्नमेंट कहते हैं और वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस करता है। जैसे अगर लोकसभा का हुआ तो स्पीकर करेगा और राज्यसभा का हुआ तो चेयरमैन करेगा। Which of the following non-members of parliament has the right to address it? तो वो है ऑप्शन सी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। वो भारत सरकार के चीफ लीगल एडवाइजर है, अपॉइंट किए जाते हैं प्रेसिडेंट द्वारा ऑन एडवाइस ऑफ यूनियन कैबिनेट अंडर आर्टिकल 76 पार्ट 1। पहले अटॉर्नी जनरल थे MC सेतलवद और अभी करंट और 15वें AG है KK वेणुगोपाल। दो इम्पोर्टेंट पावर या राइट कह लीजिए इनके पास जो है, पहला क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ पे सारा केस ये देखते हैं, सो ही हैज द राइट टू ऑडियंस इन ऑल कोर्ट्स इन इंडिया। दूसरा चीज, राइट टू पार्टिसिपेट इन द प्रोसीडिंग इन पार्लियामेंट, लेकिन वहां वोट नहीं कर सके। All revenues received by the union government by ways of taxes and other receipts for the conduct of government business are credited to the, तो पहले तो सरकार की 3 फंड होती है सरकार के पास, पहला कंसोलिडेटेड, दूसरा कंटिजेंसी फंड और तीसरा पब्लिक अकाउंट। एग्जाम में 2 हमेशा पूछता है, पहला कंसोलिडेटेड और दूसरा कंटिजेंसी। अब ये दोनों क्या है? कंसोलिडेटेड फंड आर्टिकल 266 में आता है और इसमें सारा कैश जितने भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्ट होता है सारा इसी में आता है, साथ में जो सरकार लोन लेती है वो भी इसी में आता है। और ये तीनों फंड में सबसे लार्जेस्ट होता है, इससे पैसा निकालने के लिए सरकार को पार्लियामेंट से अप्रूवल लेना पड़ता है। अब बात करते हैं कॉन्टिजेंसी फंड ऑफ इंडिया जो आर्टिकल 267 में मेंशन्ड है। ये प्रेसिडेंट के देख रेख में होता है और ये फंड सिर्फ अनसीन और इमरजेंसी सिचुएशन में ही इसका उपयोग होता है और यहाँ से पैसे निकालने के लिए पार्लियामेंट का कोई अप्रूवल नहीं लगता है। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन सी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। The distribution of seats of the parliament are based on which of the following census? तो based है ऑप्शन सी 1971 सेंसस, ऑप्शन सी 1971 सेंसस। अब जो 2026 का जो सेंसस होगा उसके बाद फिर सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन बदलेगा। The first no confidence motion moved in the Lok Sabha after independence was in the year, तो ये था ऑप्शन सी 1963, ऑप्शन सी 1963 आफ्टर द इंडिया चाइना वॉर। और ये मोशन को मूव किया था आचार्य कृपलानी ने, लेकिन नेहरू जी ने इस मोशन को डिफीट कर दिया था। और अब तक 27 बार नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया जा चुका है और आखिरी बार जो लाया गया था वो 2018 में लाया गया था।
अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कैन क्लेम इम्यूनिटी। तो ये जो इम्यूनिटी होता है सिर्फ और सिर्फ सिविल केसेस के लिए ही होता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, फ्रॉम सिविल केसेस ओनली। Who is considered the guardian of the public purse? तो ये है ऑप्शन बी, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। ऑप्शन बी, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, जो आर्टिकल 148 में मेंशन्ड है, अपॉइंट किए जाते हैं प्रेसिडेंट द्वारा। फिलहाल जो करंट और 14 कैग है वो है जीसी मुर्मू, और पहले कैग थे वी नरहरि राव, और इनका ऑफिस टर्म होता है 6 ईयर और अप टू 65 ईयर ऑफ एज। और इसका जो फंक्शन होता है टू ऑडिट ऑल रिसिप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया and laid down his report before Parliament. The concept of public interest litigation यानी PIL originated in, तो इसका origin जो था वो US था। ऑप्शन सी, US। Under a single integrated hierarchical judicial system, the High Court in the state are directly under the Supreme Court. ऑप्शन डी, सुप्रीम कोर्ट। उसका आर्टिकल है 124 से लेकर 147, और प्रेजेंट CJI यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है NV रामन्ना, और प्रेजेंट स्ट्रेंथ है सुप्रीम कोर्ट का वो है 34, एक CJI और बाकी 33 जजेस। अंडर द रिट ऑफ मैंडमस द कोर्ट कैन, तो इसका जो सही आंसर है वो है डी, डायरेक्ट द गवर्नमेंट टू डू और नॉट टू डू अ थिंग। ऑप्शन डी इसका आंसर है। और मैंडमस का मतलब होता है वी कमांड। मैंडमस एक लैटिन शब्द है। टोटल 5 तरह के रिट होते हैं, और ये रिट का जो सिस्टम है, कॉन्सेप्ट है, हमने बोरो किया है इंग्लिश लॉ से यानी इंग्लैंड से। और कॉन्स्टिट्यूशन ये पावर देता है सुप्रीम कोर्ट को और हाई कोर्ट को। सुप्रीम कोर्ट को 32 आर्टिकल से और हाई कोर्ट को आर्टिकल 226 से टू इशू 5 काइंड ऑफ रिट्स। और इसमें 5 तरह के जो रिट होते हैं, पहला हैबियस कॉर्पस, दूसरा मैंडमस, तीसरा प्रोहिबिशन, चौथा सर्च्योररी और पांचवा क्वो वारंटो। Which of the following writs is a bulwark of the personal freedom? तो वो है ऑप्शन बी, habeas corpus, जिसका मतलब होता है to have the body। ये इसलिए इशू होता है to produce the person before the court। ये देखने के लिए ये इशू होता है कि जो डिटेंशन हुआ है वो लॉफुल है कि नहीं। The age of retirement of the judges of High Court is, तो वो है 62 ईयर। ऑप्शन ए 62 ईयर, और सुप्रीम कोर्ट का है 65 ईयर्स। और जजेस इन अ हाई कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट इन कंसल्टेंट विद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड गवर्नर ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट। और टोटल 25 हाई कोर्ट है इंडिया में। Which judge of the Supreme Court was unsuccessfully sought to be impeached? तो वो थे ऑप्शन डी, जस्टिस रामास्वामी। ऑप्शन डी, जस्टिस रामास्वामी। Who was the Chief Justice of India when public interest litigation यानी PIL was introduced to the Indian judicial system? तो वो थे ऑप्शन डी, PN भगवती यानी प्रफुल्ला चंद्र नटवरलाल भगवती, जो कि 17वें यानी 17 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, और उनको 2007 में पद्म विभूषण भी मिला था। Who among the following is a legal advisor of the state government as provided by the constitution? तो जैसे अटॉर्नी जनरल जो होते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के होते हैं लीगल एडवाइजर, तो एडवोकेट जनरल होते हैं स्टेट गवर्नमेंट के। तो ऑप्शन सी, एडवोकेट जनरल। The first woman governor of a state in a free India was, तो वो थी ऑप्शन ए मिसेस सरोजनी नायडू। ऑप्शन ए मिसेस सरोजनी नायडू, जो उत्तर प्रदेश की गवर्नर रही थी 15 अगस्त 1947 से लेकर 2 मार्च 1949 तक। उन्हें नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भी कहते हैं या भारत कोकिला। उनका जन्म हैदराबाद में हुआ था, और 1925 में INC की प्रेसिडेंट भी रही। और उन्होंने बहुत सारी पोएम भी लिखी, जिसमें कुछ फेमस थी जैसे कि इन बाजार ऑफ हैदराबाद, जो कि एक बहुत बेहतरीन पोयम था। A minister in a state is individually responsible to the, तो individually responsible होता है ऑप्शन बी, गवर्नर। ऑप्शन बी, गवर्नर। Money bill can be introduced in the state legislature with the prior consent of the, अगर ये यूनियन गवर्नमेंट का होता यानी सेंट्रल गवर्नमेंट का होता तो प्रेसिडेंट से प्रायर कंसेंट लेना पड़ता। यहाँ स्टेट है तो यहाँ हमें गवर्नर से प्रायर कंसेंट लेना पड़ता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, गवर्नर।
With the respect to the Article 371A of the Constitution of India, the governor of which one of the following states has special responsibility with respect to law and order of the state. तो इसका जो आंसर है ऑप्शन सी नागालैंड। 371A जो स्पेशल प्रोविजन देता है वो नागालैंड को देता है, और 371B आपका आसाम को देता है, सी मणिपुर को स्पेशल प्रोविजन देता है, 371F सिक्किम को, जी मिजोरम को, एच अरुणाचल प्रदेश, आई गोवा और जे कर्नाटका को देता है स्पेशल प्रोविजन। Which subject was transferred from the state list to concurrent list by the 42nd amendment of the constitution? वो था ऑप्शन बी एजुकेशन। इसमें 5 सब्जेक्ट को ट्रांसफर किया गया था स्टेट से कॉन्करेंट लिस्ट में। पहला एजुकेशन, दूसरा फॉरेस्ट, तीसरा वेट्स एंड मेजर्स, चौथा प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड, पांचवा एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफ जस्टिस। और पहले 47 सब्जेक्ट था कॉन्करेंट लिस्ट में, बढ़ के 52 हो गया, और कॉन्करेंट लिस्ट जो है वो 7 शेड्यूल में आता है। Which articles of the Indian Constitution discuss the financial relation between the center and the state? तो वो है ऑप्शन ए आर्टिकल 268 से लेकर 281। ऑप्शन ए आर्टिकल 268 to 281। The idea of incorporation of the concurrent list in the Indian Constitution has been borrowed from the Constitution of, तो वो हमने बोरो किया है ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया, और वहां से हमने और भी कुछ चीजें ली है जैसे कि जॉइंट सिटिंग ऑफ 2 हाउसेज जो कि आर्टिकल 180 में मेंशन्ड है। दूसरा फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, और फिर आता है आयरलैंड, वहां से हमने लिया है डीपीएसपी और मेंबर्स नॉमिनेशन टू राज्यसभा बाय प्रेसिडेंट। ब्रिटेन से हमने लिया है पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, रूल ऑफ लॉ, सिंगल सिटीजनशिप, कैबिनेट सिस्टम और बाई कैमरलिज्म। कनाडा से हमने लिया है रेसिजुअरी पावर वेस्ट विद सेंटर, और सेंटर अपॉइंट द गवर्नर एट द स्टेट। Which of the following states and the year of their creation is incorrectly matched? तो इसका आंसर होगा ए आंध्र प्रदेश। ए आंध्र प्रदेश क्योंकि वो क्रिएट हुआ था 1953 को फर्स्ट स्टेट ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस, और 1956 को वो फॉर्म हुआ था एज अ प्रॉपर स्टेट अंडर द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 1956। The vesting of residuary powers in the central government by the Constitution of India indicates, तो ये इंडिकेट करता है कि इंडिया है जो क्वासी फेडरल है। ऑप्शन सी इंडिया इज अ क्वासी फेडरल, मतलब जो यूनिटरी फीचर है इंडिया में ज्यादा है और जो फेडरल की जो फीचर है वो थोड़ी कम है, झुकाव यूनिटरी की तरफ ज्यादा है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। अगर इसको सरल भाषा में समझे तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर ज्यादा है इन कंपैरिजन टू स्टेट गवर्नमेंट, दोनों को बराबर पावर नहीं दिया गया, जैसे इमरजेंसी, प्रेसिडेंट रूल, सिंगल सिटीजनशिप, ये जितने भी फीचर है इस पे पूरा का पूरा एक्सरसाइज सेंट्रल गवर्नमेंट करता है। The first general election in India were held in, तो ये हुआ था 1951 में, जिसमें INC 364 सीट जीता था आउट ऑफ 489 सीट, और जवाहरलाल नेहरू पहले प्रधानमंत्री बने थे और चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे सुकुमार सेन। The Attorney General of India has the right to audience in, इसका जो सही आंसर है वो है डी, any court of law within the territory of India। आंसर है डी। According to the National Human Rights Commission Act 1993, who among the following can be its chairman? तो जो आंसर है इसका सही वह है ऑप्शन सी, और रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और सुप्रीम कोर्ट जज। और जो टोटल मेंबरशिप होता है उसमें एक चेयरमैन होता है और 5 मेंबर होता है, और जो प्रेजेंट चेयरमैन है वह है अरुण कुमार मिश्रा। The Chief Election Commissioner of India holds office for a period of, so they hold office for a period of 6 years or till the age of 65 years, whichever is earlier। तो ऑप्शन सी इसका आंसर है, और ये आर्टिकल 324 में आता है, और इनको अपॉइंट प्रेसिडेंट करते हैं। करेंटली और 24 चीफ इलेक्शन कमिश्नर है सुशील चंद्र, और उनके साथ 2 इलेक्शन कमिश्नर भी है, एक का नाम राजीव कुमार, दूसरा अनूप चंद्र पांडे। The powers of the Election Commission are given in which of the following articles of the Constitution? तो दिया गया है आर्टिकल 324, ऑप्शन सी 324। Who appoints the Chief Election Commissioner of India? तो अपॉइंट करते हैं ऑप्शन ए प्रेसिडेंट, ऑप्शन ए प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल 324।
द इलेक्शन कमीशन डज नॉट कंडक्ट द इलेक्शन टू द, तो नहीं करता है ऑप्शन सी लोकल बॉडीज, उसके लिए स्टेट इलेक्शन कमीशन है फॉर लोकल बॉडीज। फाइनेंस कमीशन इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द प्रेसिडेंट एवरी, तो होता है एवरी 5 years, ऑप्शन सी एवरी 5 years अंडर आर्टिकल 280। और अब तक 15 फाइनेंस कमीशन गठित किया जा चुका है। पहला 1951 को, जिसके चेयरमैन थे केसी नियोगी जी, और अभी जो करेंटली 2017 में गठित हुआ था 15वां फाइनेंस कमीशन, जिसके चेयरमैन हैं एनके सिंह। The members of all India services are appointed under the signature of, तो वो होता है ऑप्शन है प्रेसिडेंट, ऑप्शन है प्रेसिडेंट। और ऑल इंडिया सर्विसेज में आता है आईएएस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। पंचायती राज हैज रिसीव्ड कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस विद द अमेंडमेंट एक्ट ऑफ, वो था 73rd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992, ऑप्शन बी 73rd। और दो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेट हुए, 73rd और 74th। 73rd 1992 में हुआ और 74th जो था 1993 में हुआ, जिसके तहत लोकल सेल्फ गवर्नेंस was introduced in rural and urban areas। और उसके तहत संविधान में दो पार्ट भी ऐड हुए। पहला पार्ट 9 और 9A। पार्ट 9 जो था वो पंचायती राज के लिए था और पार्ट 9A जो था वो म्युनिसिपैलिटी के लिए था फॉर अर्बन एरियाज। In which year of the following states was the पंचायती राज first introduced? तो हुआ था ऑप्शन ए राजस्थान, 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर डिस्ट्रिक्ट में। Which of the following articles of the Constitution of India makes a specific mention of village पंचायत? तो वो है ऑप्शन सी आर्टिकल 40, ऑप्शन सी आर्टिकल 40। Which of the following constitutional amendments banned the floor crossing in the parliament? तो वो था एंटी डिफेक्शन लॉ, जो कि 52nd अमेंडमेंट एक्ट 1985 के साथ लाया गया था। राजीव गांधी की गवर्नमेंट थी उस समय जब ये लाया गया था। The provision of amending the constitutional provision is given in, तो दिया है आर्टिकल 368 में, जो पार्ट 20 में आता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। अब 3 तरीके से अमेंडमेंट होता है। पहला सिंपल मेजोरिटी, जिसके तहत मैक्सिमम प्रोविजन अमेंड किए जाते हैं संविधान के। दूसरा है स्पेशल मेजोरिटी, जिसमें 2/3 मेजोरिटी, साथ में 50% ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस भी होना चाहिए। और तीसरा है स्पेशल मेजोरिटी एंड रैटिफिकेशन बाय एट least half of the state legislature। Indian Constitution was amended for the first time in, तो वो किया गया था ऑप्शन बी 1951, ऑप्शन बी 1951। और उसी के तहत 9 शेड्यूल भी ऐड हुआ था। Of all the amendments in the Indian Constitution, the most comprehensive and controversial amendment was, वो था ऑप्शन ए 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976, ऑप्शन ए इसका आंसर है। उसके तहत सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटेग्रिटी ऐड हुआ प्रियम्बल में, साथ में फंडामेंटल ड्यूटीज भी ऐड हुआ। और इसने कर्टेल्ड किया पावर को ऑफ जुडिशियल रिव्यू एंड रिट ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। The decision of the Supreme Court in the Golaknath case was that, तो उसमें था ऑप्शन बी fundamental rights could not be amended or abridged। और ये गोलकनाथ केस जो हुआ था 1967 में हुआ था। As per the anti-defection law, the final authority to decide on a member's disqualification from the house is, तो वो जो है वो है presiding officer of the house। अगर लोकसभा है तो स्पीकर और राज्यसभा है तो चेयरमैन। नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली हैज बीन कॉन्स्टिट्यूटेड बाय, तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी 69th अमेंडमेंट ऑफ 1992। और इसके तहत 2 न्यू आर्टिकल्स भी ऐड हुए, पहला 239AA और दूसरा 239AB। द अशोक मेहता कमिटी लेड ग्रेटर एम्फेसिस ऑन, तो वो था ऑप्शन बी मंडल पंचायत, ऑप्शन बी मंडल पंचायत। और ये जनता गवर्नमेंट ने एक कमिटी अपॉइंट किया था 1977 में ऑन पंचायती राज इंस्टीट्यूशन अंडर अशोक मेहता। उस कमिटी ने टोटल 132 रिकमेंडेशन दिए थे।
Which among the following is not a fundamental right? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए राइट टू स्ट्राइक। ऑप्शन ए राइट टू स्ट्राइक। अब जो राइट टू इक्वालिटी है वो आता है आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक। फिर आता है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन जो जिसका आर्टिकल है 25 से लेकर 28 तक। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज जिसका आर्टिकल है 32। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स ऑन, तो उससे पहले ये अडॉप्ट कब किया गया था? तो ये अडॉप्ट किया गया था 26 नवंबर 1949 को और ये फोर्स में आया 26 जनवरी 1950। तो इसका जो सही आंसर है वो है ए है 26 जनवरी 1950। पॉलिटी बेस्ट 100 पार्ट 2 यहाँ खत्म होता है और इस लेक्चर का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके वहाँ ज्वाइन कर ले। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें और ऐसे ही बेहतरीन कंटेंट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें। अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ हम फिर से आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद दोस्तों।